बच्चों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पीड क्या होता है। स्पीड को हम डिफाइन क्यों करते हैं, सबसे पहली बात है ना। स्पीड जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड सेकेंड पॉइंट इज बी। अब दो पॉइंट्स के बीच अगर मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर पाथ पे, तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए ये, मतलब पार्टिकल जो x है उसको 10 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, कोई पार्टिकल y उसको 20 मिनट में ट्रैवल कर सकता है, कोई पार्टिकल z उसको 5 मिनट में ट्रैवल कर सकता है। इसका मतलब ये कि दो पॉइंट के बीच का पाथ लेंथ तो सेम है, लेकिन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी वो अलग अलग टाइम में ट्रैवल की जा सकती है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये उस बॉडी पर डिपेंड करता है जो बॉडी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है ना। तो स्पीड को हम क्यों डिफाइन करते हैं? व्हाई डू वी डिफाइन स्पीड? स्पीड को हम इसलिए डिफाइन करते हैं कि ये हमें जानकारी देता है द फास्टनेस ऑफ मोशन। मतलब स्पीड बेसिकली गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ फास्टली द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज बीइंग कवर्ड, है ना। तो स्पीड का हाउ वाला कॉन्सेप्ट ये है कि क्यों डिफाइन करते हैं। स्पीड गिव्स एन आइडिया हाउ फास्टली द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज बीइंग कवर्ड। मतलब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी जल्दी कवर की जा रही है, दैट आइडिया इज बेसिकली गिवन बाय स्पीड। ठीक है। नाउ व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? स्पीड की क्या डेफिनेशन है? तो स्पीड की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मैं बोलूं कि ये पूरा पाथ लेंथ s है और इसको t टाइम में ट्रैवल किया गया है, तो स्पीड को लिखा जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। अब ज़रा समझिए कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम के कॉम्बिनेशन से बना है। डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो स्पीड होगी इट शुड बी अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी बेटा वो होगी मीटर पर सेकंड। समझ गए होंगे, है ना। डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1, है ना। L डिस्टेंस के लिए और T टाइम के लिए। ठीक है। तो स्पीड को हम डिफाइन क्यों करते हैं? बिकॉज इट गिव्स फास्टनेस ऑफ अ मोशन। एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, स्पीड को हम क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स में। एक को हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो बेटा इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए दोनों को समझेंगे। जैसे मान लेते हैं ए से बी तक कोई बॉडी जा रही है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ए से बी तक इस पाथ पे चल के जा रही है ना। तो अगर मैं बोलूं कि ये पूरा पाथ लेंथ L है, पूरा पाथ लेंथ L है, ठीक है, या पूरा पाथ लेंथ ये S है, ठीक है, और ए से बी तक के पाथ को कवर करने में T टाइम लगा है,
तो एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन किया जाता है? एवरेज स्पीड को डिफाइन किया जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, अभी हम एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे, है ना, लेकिन अभी इतना काफ़ी है। एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जो कि ए से बी तक के कंप्लीट जर्नी के बारे में बात करता है एवरेज स्पीड। मान लीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो पहले हमें ये समझना है इंस्टेंट क्या होता है ना। तो इंस्टेंटेनियस बना है इंस्टेंट से, और इंस्टेंट का क्या मतलब होता है? वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। मतलब टाइम में जो चेंज होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। अब टाइम में बहुत स्मॉल चेंज मतलब कितना स्मॉल चेंज? आपको एक बात बता दूं बेटा, जितना स्मॉल हो सके उतना ही ज़्यादा बेटर है, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, है ना। जैसे मैंने आपसे बोला जब आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना, और मैंने आपको फ़ोन किया और पूछा कि बताइए आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी उस टाइम पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो आप मुझे बताएंगे 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब जब मैंने आपको फ़ोन किया होगा, मान लीजिए उस टाइम पे 8:10:11 हो रहे हैं, तो 8:10:11 एक इंस्टेंट है। उस इंस्टेंट पर मैंने पूछा है, उस पर्टिकुलर टाइम पर पूछा है आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। ठीक है, अब रियलिटी में होता ही है कि जब मैंने आपको फ़ोन किया होगा, ठीक है, और मैंने आपसे आपकी गाड़ी की स्पीड पूछी होगी, तो आपको अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, है ना। जितने टाइम में आप अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर को पढ़ेंगे उतने ही टाइम में आपकी गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, थोड़ा मतलब बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस आगे चली जाएगी। तो मान लीजिए आपको स्पीडोमीटर को पढ़ने में 0.1 सेकंड लग रहा है, उस 0.1 सेकंड में गाड़ी आगे जाएगी, भले ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आगे ना जाए, है ना। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए जब मैंने फ़ोन किया तब आप यहाँ पर थे, ठीक है, ठीक है, टी टाइम के में, और बहुत छोटे से टाइम के बाद, है ना, t+dt टाइम के बाद आप यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। मतलब बहुत छोटा सा टाइम क्या होता है, dt, है ना। t टाइम पर आप यहाँ पर थे, t+dt टाइम पर आप यहाँ पर आ गए, तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो भी तो बहुत कम ट्रैवल किया है ना, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ds। तो कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है पहले ये समझ लिया जाए। Instantaneous speed is the speed of a body at a particular instant of time। किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर आपकी कितनी स्पीड है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। बुक्स में क्या लिखा है ये भी आपको मैं बता दूंगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या मतलब, बहुत छोटे से टाइम में आप बहुत छोटी से डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ds डिवाइडेड बाई छोटा सा टाइम। सो स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन स्मॉल टाइम, है ना, को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अच्छा बुक्स में क्या लिखा होता है ये भी बता देता हूँ। बुक्स में लिखा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s बाई डेल्टा t। डेल्टा s क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, डेल्टा t क्या है, टाइम टेकन। अब डेल्टा t टेंस टू 0 का मतलब क्या है, टाइम में जो चेंज है वो बहुत कम है। टाइम में चेंज इतना कम है कि वो 0 के बराबर है, टेंडिंग टू 0 मतलब 0 नहीं है, वो करीब करीब 0 के बराबर है। अगर टाइम में चेंज बहुत कम होगा तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं बेटा, dt। आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट में, अगर टाइम में बहुत कम चेंज होगा तो डिस्टेंस भी तो आप कम ट्रैवल करेंगे ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की क्या डेफिनेशन होगी, ds/dt। ठीक है, अच्छा व्हाट इज
फंडा ऑफ एवरेज स्पीड। हम एवरेज स्पीड को क्यों डिफाइन करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरेज स्पीड को डिफाइन करने के पीछे लॉजिक क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, ठीक है। जब आप दिल्ली से आगरा मूव करेंगे तो आपके गाड़ी की जो स्पीड है हर इंस्टेंट पे बदलती रहेगी। क्यों बदलती रहेगी? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंडीशंस। समझ में आ गई बात? मतलब कभी आपकी गाड़ी की स्पीड 100 रही होगी, कभी 60 रही होगी, कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको ब्रेक मारना पड़ गया हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब हम किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं तो वो जो डिस्टेंस होती है वो सेम स्पीड से ट्रैवल नहीं की जाती है, स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड जैसे कि पूरे जर्नी में आपकी स्पीड बदल रही है, चेंज हो रही है, हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल स्पीड है उसको एक कांस्टेंट स्पीड से हम रिप्लेस कर देते हैं, सो दैट जितने टाइम में आपने एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल करी है उतने ही टाइम में आप उस कांस्टेंट स्पीड से भी करते हैं। मतलब क्या है, ज़रा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी is that value of constant speed with which the body should move to cover distance between 2 points in same time as covered by it in actual। मतलब इस लाइन का क्या मतलब होगा समझते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट स्पीड। मतलब एवरेज स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड की एक ऐसी वैल्यू है विद विच द बॉडी शुड मूव टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन सेम टाइम एज कवर्ड बाई इट इन एक्चुअल। मान लीजिए जब आप दिल्ली से आगरा चल के आ रहे थे तो आपकी स्पीड कंटिन्यूसली बदल रही है, और जब कंटिन्यूसली आपकी स्पीड बदल रही है और मान लीजिए दिल्ली से आगरा तक की डिस्टेंस आपने ट्रैवल की 5 आवर्स में, ठीक है। अब रियलिटी में क्या है कि मुझे क्या करना है, एक ऐसा कांस्टेंट स्पीड चूज करना है कि जिस कांस्टेंट स्पीड से अगर बॉडी मूव करती तब भी वो डिस्टेंस दिल्ली से आगरा के बीच में 5 घंटे में ट्रैवल कर लेती। रियलिटी में तो क्या है, स्पीड कम हो रहा है, बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज स्पीड का फंडा क्या है, जो स्पीड कम हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको हटाइए, उसकी जगह एक कांस्टेंट स्पीड रखिए, सो दैट 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस उतने ही टाइम में ट्रैवल हो जितने टाइम में कि एक्चुअली वो ट्रैवल कर रही है बॉडी, ठीक है ना। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ एवरेज स्पीड। मोर ओवर स्पीड हैज ऑल्सो क्लासिफाइड इन 2 more categories. The first one is uniform speed, and it is also called constant speed, and second one is your non-uniform speed, it is called variable speed, ठीक है। अच्छा, तो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे कि ये टाइम इंटरवल है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना। अगर 0 से 5 सेकंड में कोई बॉडी 50 मीटर ट्रैवल कर रही है, फिर ये सेकंड्स है, फिर 5 से 10 सेकंड्स के बीच भी बॉडी 50 मीटर ट्रैवल कर रही है, 10 से 15 सेकंड के बीच में भी बॉडी 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। मतलब हर टाइम गैप में बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड को अच्छा यहाँ इस टाइम गैप में निकालेंगे, पहले टाइम गैप में, दूसरे टाइम गैप में, तीसरे टाइम गैप में, तो बॉडी की स्पीड कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का फंडा क्या है? द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो the speed of a body
body is said to be uniform if it travels equal distances in equal interval of time। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसकी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड मानते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए बेटा, एक टेबल में आपको फिर से बना के बताना चाहूँगा कि ये टाइम का टेबल है, ये डिस्टेंस का टेबल है, ठीक है। अच्छा, 0 से 5 सेकंड के बीच बॉडी मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 50 मीटर। 5 से 10 सेकंड के बीच बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 100 मीटर्स। और 10 से 15 सेकंड्स के बीच जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है दैट इज़ समथिंग 100 या 120 मीटर्स, ठीक है। अब ज़रा देखिए, इक्वल टाइम इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 50। इसमें कितने की? 100। इसमें कितने की? 120। तो यहाँ पर स्पीड कितने आएगा? 50 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 20। यहाँ पर स्पीड क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाई 5, 50 डिवाइडेड बाई 5 सॉरी 10। यहाँ कितना आएगा? 20। यहाँ कितना आएगा? 24। मतलब बॉडी की जो स्पीड है दैट कंटिन्यूसली कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? किसी भी बॉडी के स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म तब बोला जाता है जब वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज said to be non-uniform if it travels unequal distances in equal interval of time। Speed of a body is said to be non-uniform if it travels unequal distances in equal interval of time। मतलब टाइम के इक्वल इंटरवल में अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, या फिर ये बोलिए कि इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो भी बॉडी की स्पीड क्या होगी बेटा? नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट of a body is called its velocity। मतलब जरा समझिएगा, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? फास्टेस्ट और स्लोनेस्ट, है ना। तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है। दैट आइडिया इज बेसिकली गिवन बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो अच्छा, इस स्पीड वाले से भी इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। स्पीड वाले से बेटा इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जैसे कि एग्जामिनर है आपसे पिछले टाइम में हमने डिस्कस किया था स्पीड के टाइम पे। स्पीड क्या होता है? द फास्टेस्ट या द रेट एट विच डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड। ये क्या होता है? द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग कवर्ड। समझ में आ गई बात बेटा? तो वेलोसिटी क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि ये हमें आइडिया देता है कि कोई भी जो मान लीजिए किसी भी बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। दैट आइडिया इज गिवन बाय वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है? वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो है, वेलोसिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय
टाइम, और आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड करोगे तो आपको वापस क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो कहने का मतलब वेलोसिटी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT-1। ठीक है, अच्छा जी, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। अब ज़रा देखिएगा कि जो वेलोसिटी है इसको भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या फ़र्क है ज़रा आपको बताता हूँ मैं आपको। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, वही है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है ना, वो यहाँ से चल के यहाँ पर जा रही है इस रास्ते से, ठीक है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई बॉडी जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला होगा ना, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी और नीचे लिखते हैं एवरेज, या फिर बहुत अच्छा तरीका है ये दो ब्रैकेट लगाना, है ना। इसका डायरेक्ट मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी, या फिर आपको बहुत जगह ऐसे मिल जाएगा लिखा हुआ ये वेलोसिटी है और इसके ऊपर बार, इसका मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो कहने का मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, एस वेक्टर, और ऐसा करने में कितना टाइम लगा, टी टाइम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फिर वही बात कि एवरेज वेलोसिटी को क्यों डिफाइन किया, इसीलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी वेलोसिटी बॉडी की होती है उसको हटा के कांस्टेंट वेलोसिटी हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी हम रखते हैं, सो दैट जितने टाइम में वो बॉडी और दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को रियल में ट्रैवल कर रही है उतने ही टाइम में इस कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ट्रैवल करे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर वही बात मैंने आपसे पूछा जब आप यहाँ पर थे कि बताइए आपकी कितनी वेलोसिटी है, तो कहने का मतलब इस छोटे से टाइम में आपने बहुत छोटा सा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा या कितना डिस्प्लेसमेंट आपका रहा होगा ds, और इस ऐसा करने में आपका कितना टाइम लगा होगा dt। सो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, ds ओवर dt। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब एवरेज वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम। और इसका डेफिनेशन आप लिखिएगा खुद, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द वेलोसिटी ऑफ इट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, नाउ वेलोसिटी को आपको पता है और दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पोर्शन या फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, चाहे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ये ज़रा सोचिएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इफ द बॉडी कवर्स equal displacement in equal interval of time।
ऑफ टाइम। तो बॉडी की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म बोला जाता है। और यहाँ पर क्या है, इफ़ द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो बॉडी की वेलोसिटी को हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। देखो इतने से बात नहीं बनेगी बेटा, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी लाना पड़ेगा। क्लैरिटी क्या लाना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए 0 से 5 सेकंड के बीच आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलते 50 मीटर, यहाँ पर लिखा 50 आई कैप। 5 से 10 सेकंड के बीच में भी आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही चलना पड़ेगा, है ना। ऑफ कोर्स ये मीटर में 10 से 15 सेकंड के बीच में भी आपको 50 मीटर ही चलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी तो डिस्प्लेसमेंट को आप इक्वल बोलेंगे, है ना। तो कहने का मतलब देखिए, बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म तब रह सकती है जब वो हमेशा एक ही लाइन में चले, है ना। जैसे उसने अपना लाइन बदला तो उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गई। कहने का मतलब क्या सर, यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी? 15 से 20 सेकंड के बीच में अगर बॉडी मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड माइनस एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है ना, यस, बॉडी की वेलोसिटी अब यूनिफॉर्म नहीं रही। देखिए बेटा, बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म तब रहती है, जैसे मान लीजिए ये 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है ना। तो 0 से 5 सेकंड तक ऐसे चल रही है, फिर 0 से 5 तक ऐसे चल रही है, फिर 0 से 5 ऐसे चल रही है, फिर 0 से 5 ऐसे चल रही है। तो कहने का मतलब ये है, ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 50 मीटर्स, है ना। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर बॉडी ऐसे चलेगी तो ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म तब रहेगी जब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। समझ में आ गई बात बेटा। तो कहने का मतलब बॉडी शुड हैव सेम डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब बॉडी अगर 0 से 5 में 50 कर रही है तो 5 से 10 में भी 50 करनी चाहिए, 10 से 15 में भी 50 करनी चाहिए, 15 से 20 में भी 50 करनी चाहिए, और हर टाइम पे उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ शुड नॉट चेंज। ओके, अच्छा अब जरा सोचिएगा, किसी ने बोला कि मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और हर क्वाड्रेंट को ट्रेवल करने में बॉडी को 2 सेकंड लग रहा है। अच्छा, हर क्वाड्रेंट को अगर ट्रेवल करने में बॉडी 2 सेकंड्स टाइम ले रही है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आप देखो ऐसे है, ठीक है। फिर अगले 2 सेकंड में ये दूसरा क्वाड्रेंट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अगले 2 सेकंड में ये तीसरा क्वाड्रेंट ट्रैवल कर रही है, अगले 2 सेकंड में चौथा क्वाड्रेंट ट्रैवल कर रही है। तो क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है? जरा समझते क्यों। अब जरा देखिए, बॉडी जब इस वाले क्वाड्रेंट को ट्रैवल करेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर होगा। जब बॉडी इस वाले क्वाड्रेंट को ट्रैवल करेगी उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर होगा। जब बॉडी इस वाले क्वाड्रेंट को ट्रैवल करेगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर होगा। इस वाले को ट्रैवल करेगी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर होगा। अच्छा, अब जरा सोचिएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में हालांकि बात करेंगे। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में। तो जब बॉडी इस वाले क्वाड्रेंट को ट्रैवल कर रही है तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, इस वाले को ट्रैवल कर रही है तो एवरेज वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसको ट्रैवल कर रही है तो एवरेज वेलोसिटी इधर है, इसको ट्रैवल कर रही है तो एवरेज वेलोसिटी इधर है। तो देखो, हालांकि πr/4 की डिस्टेंस जो है वो 2 सेकंड में ट्रैवल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते। हाँ, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, पहले डायरेक्शन ऐसे है, फिर डायरेक्शन ऐसे है, फिर डायरेक्शन ऐसे है, फिर डायरेक्शन ऐसे है। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। आपको एक थंब रूल में बताता हूँ, वेलोसिटी यूनिफॉर्म तभी रहेगी जब बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने के साथ साथ वो अपने पाथ को चेंज, रिवर्स नहीं करना चाहिए, ठीक। अगर बॉडी किसी भी कर्व वाले पाथ पर मूव कर गई तो उसकी वेलोसिटी हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको मैं बताता हूँ,
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ऐसा कब होता है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल हो सकती हैं? तो अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका मतलब जब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू जब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। कैसे सर? ज़रा समझिएगा। अगर मैंने आपको बोला कि ये एक्स एक्सिस है और बॉडी ओरिजिन से चल के 10,0 तक आ रही है, तो डिस्टेंस कितना है? 10। डिस्प्लेसमेंट अगेन कितना है? 10। आई बात समझ में? तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। लेकिन मैंने बोला कि अगर मान लीजिए बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ए से चल के बॉडी बी तक आ रही है और ये आर है, ये भी आर है रेडियस, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी? ऑफ कोर्स 2πr/4, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये √2r। तो कहने का मतलब साफ साफ बेटा ये है कि जो डिस्टेंस है वो 2πr/4 है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? √2r है। इसका मतलब यहाँ पर एवरेज स्पीड इज नॉट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होते हैं? वो तभी इक्वल होते हैं जब आपका डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो? बराबर। और डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर कब हो सकता है? कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले और अपने पाथ को रिवर्स ना करे। फॉर एग्जांपल, बॉडी यहाँ से 10 तक गई और फिर लौट के 5 तक आ गई, तो डिस्टेंस तो कितना हुआ? 10 + 5 15, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5। तो बॉडी की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तभी इक्वल है ओनली इफ़, याद रखिएगा, ओनली इफ़ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स पाथ। क्योंकि बॉडी ने अगर अपने पाथ को रिवर्स कर लिया तो बेसिकली होगा क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी के इक्वल होने की कंडीशन आपको पता चल गई। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। कैसे? जो वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन वेलोसिटी का है। सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब जरा समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है ऐसे इस वाले रास्ते पे, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हमेशा किधर के डायरेक्शन में होगा? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी, इनफैक्ट एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा अगर आपको ये चेक करना है तो ज़रा देखिए। जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पार्टिकल सेम रास्ते पे ट्रैवल कर रहा है और मैंने आपसे यहाँ पर पूछा, जैसे आप यहाँ पर थे, है ना, तो मैंने पूछा कि आपकी स्पीड कितनी है ना, तो आपने बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया या बहुत छोटा सा आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ और ऐसा करने में आपको बहुत छोटा टाइम लगा। इसका मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो यही है,
ठीक है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर आप बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, ऑलमोस्ट टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर बात की जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो ये होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है इज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। आपने सुना होगा या देखा जरूर होगा, अगर ये सर्कुलर पाथ है तो यहाँ पर बॉडी, अगर मान लीजिए बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो यहाँ पर बॉडी के मोशन का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल। यहाँ पर बॉडी के मोशन का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल। यहाँ पर बॉडी के मोशन का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे तो यहाँ पर क्या हो रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात की जाए तो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में होता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। किधर होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ फटाफट एक्सेलरेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन, जब आप की गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है और इसकी स्पीड बदल भी सकती है ना। तो एक्सेलरेशन तभी डिफाइंड है जब आपकी गाड़ी की स्पीड बदले, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन होता है, या स्पीड से मेरा मतलब वेलोसिटी से था, द रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is changing is called acceleration। एक्सेलरेशन को क्यों डिफाइन किया गया, पहले ये समझिए। किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है उसको रीड करने के लिए हमने एक्सेलरेशन डिफाइन किया, ठीक है। ये फंडा है, द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो अब जरा देखिए, मान लेते हैं बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v फाइनल है और इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल है। सो v फाइनल माइनस v इनिशियल, और ऐसा करने में t टाइम लगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन या टाइम टेकन, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन हैज़ टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है एल टी माइनस टू, ठीक है। एल है डिस्टेंस के लिए और टी माइनस टू टाइम का दो है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो टाइम की पावर क्या आएगा बेटा, -2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है किस रेट से चेंज हो रही है उसके बारे में आपको एक सिंपल एंड ब्रीफ आइडिया दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर बॉडी की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, इसका साफ साफ मतलब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है एज कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी घटेगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को कभी कभी रिटार्डेशन भी बोला जाता है और डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। रिटार्डेशन एक नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव टर्म है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। जो वेलोसिटी है
जो एक्सेलरेशन है उसको हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। एक पार्ट है एवरेज एक्सेलरेशन एंड सेकेंड वर्ड इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई डेल्टा टी या डेल्टा टी टाइम टेकन। सो आप लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? द एक्सेलरेशन या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कैसे? जैसे मान लीजिए आप वॉलीबॉल खेलते हैं ना, या क्रिकेट की बात कर लेते हैं ना, तो क्रिकेट की बॉल ऐसे जा रही है, मान लीजिए बैट से हिट करने से पहले आपने जैसे ही हिट किया उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, और ऐसा होने में टाइम कितना लगा? बहुत कम टाइम लगेगा। बहुत कम टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसका डायरेक्शन बहुत मतलब रिवर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है या तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए या फिर वेलोसिटी किस में चेंज हो जाए? डायरेक्शन में। तो यहाँ पर रियलिटी में होता क्या है कि जब आप बैट से हिट कर रही है बॉल, उसके जस्ट बाद उसका डायरेक्शन आर्बिट्रली एकदम 180 डिग्री पर चेंज हो गया। तो कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, जिस इंस्टेंट पर ये बॉल टकराई है बैट से, उस इंस्टेंट पर क्या एक्सेलरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आई बात समझ? ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को dv बाई dt तो लिखा ही जाता है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी जो होती है ना वो तो बेटा ds बाई dt होती है, तो आप इसको ds बाई dt भी लिख सकते हैं ना। इसको मैथ्स में लिखने का एक और तरीका है, इसको लिखा जाता है d2s बाई dt स्क्वायर एक्सेलरेशन को, या फिर एक और यहाँ से मैं फॉर्मूला आपको बता सकता हूँ। एक्सेलरेशन लिखा गया है dv बाई dt। आप क्या करिए, dv से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी dx से मल्टीप्लाई करिए या ds से मल्टीप्लाई करिए और ds से डिवाइड करिए। अब ज़रा देखिएगा ds बाई dt क्या होगा? वेलोसिटी, है ना। तो एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका ये भी है v dv बाई ds। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या देता है? किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या है, और एवरेज क्या होता है? किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या है। दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन होता है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? किसी पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, ज़रा देखिए, अगर कोई बॉडी पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है और कुछ देर के बाद एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, कितनी स्पीड से? 5 की स्पीड से। फिर वही बॉडी वाई के लॉन्ग मूव कर गई 5 की स्पीड से, तो क्या ये माना जाएगा कि बॉडी का एक्सेलरेशन है? बॉडी की जो वेलोसिटी है पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 मीटर पर सेकंड है, फिर बॉडी की वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो बॉडी की स्पीड तो चेंज नहीं हुई, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई ना। पहले बॉडी की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, फिर बॉडी की वेलोसिटी किधर के लॉन्ग हो गई? वाई के लॉन्ग हो गई। इसका मतलब ये है कि बॉडी का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो चेंज हो गया, तो बॉडी की वेलोसिटी को चेंज हुआ माना जाएगा, और यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, ईदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और इट्स डायरेक्शन और बोथ। वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब क्या है? या तो
वेलोसिटी का बस मैग्नीट्यूड बदल जाए, जैसे ये 5 था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 था, बढ़ के 10 हो गया, ठीक है। या फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 था, 5 मैग्नीट्यूड 5 ही रहा, लेकिन बॉडी ने अपना चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल के वाई एक्सिस के लॉन्ग कर लिया। या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए, इधर 5 की स्पीड से मूव कर रहा है, जब इधर मुड़ा तो उसकी स्पीड 10 हो गई। तो एक्सेलरेशन कब कब आता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करे वेलोसिटी का, या उसका डायरेक्शन चेंज करे, या फिर दोनों चेंज करे। तो एक्सेलरेशन हम बोलते हैं कि बॉडी के पास क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। लास्ट चीज़ मैं कवर करूँगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सर्कल वाला एग्जांपल बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि आप इससे थोड़ा फेमिलियर हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाता होगा जल्दी। ये बॉडी की मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल है, ठीक है, और यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी हो गई v फाइनल, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला एंगल है, बॉडी यहाँ से चल के यहाँ तक गई, उसने थीटा एंगल कवर किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स आपको आती है, ठीक है। अब ज़रा समझिए कि ये अगर फाइनल वेलोसिटी है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है वो थीटा है, ये इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं स्लाइड करके ऊपर ले गया, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। कैसे होगा चेंज इन वेलोसिटी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि v इनिशियल प्लस डेल्टा v वेक्टर इक्वल्स v फाइनल वेक्टर। तो डेल्टा v वेक्टर क्या आएगा, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, समझ में आ गई बात बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जिधर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है उधर डायरेक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर मुझे दिखाना हो, जरा देखिएगा यहाँ पर, तो ये इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है, ये फाइनल वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इधर की तरफ, है ना, कुछ इधर की तरफ। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एनालाइज करना, ठीक है, अगर पेपर में आता है, ठीक है। तो आप ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, बॉडी की वेलोसिटी इधर है, फिर बॉडी की वेलोसिटी इधर हो गई। अब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इधर थी और फाइनल वेलोसिटी इधर हो गई, तो ये क्या होगा, दिस वुड बी योर चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का चेंज इधर की तरफ हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ ही होगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। अभी आगे न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।